नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। जम्मू से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह आज लॉन्च करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज का चुनाव 18 सितंबर को होना है। उससे पहले ताबड़तोड़ दौरे यहां पर दिग्गजों के लगातार जारी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भी रैली कर जनता को संबोधित किया। और आज बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। उनका ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और खास बात यह है कि आज अपना मैनिफेस्टो भी बीजेपी लॉन्च करने वाली है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव साथ में हो रहा है। ऐसे में हम आपको अब तक हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर दिखाते आ रहे हैं और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर पार्टी चुनावी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। श्री राहुल गांधी जी और उनके गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बहुत ही सम्मानित महाराजाओं का बहुत अपमान किया है। जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी जी को और उनके समर्थक, उनके अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब जरूर देगी। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी से लेकर महाराजा गुलाब सिंह जी तक उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बनाया है, संवारा है, सजाया है। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लिए अपने परिवार के परिवार जो है वो उन्होंने अपना जीवन खपाया है। और जिन महाराजाओं के प्रति जम्मू कश्मीर का जनमानस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब श्रद्धा भाव से हैं, उन्हीं महाराजाओं का अपमान कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी जी ने किया है। जम्मू का देशभक्त समाज, जम्मू के डोगरे, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता कभी कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने स्टेटहुड की बात की है, किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी जी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका तो है ही कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। आप युवाओं का जमावड़ा देखकर लग रहा है, जहां एक और बहनों ने मन बना लिया है कि किश्तवाड़ की बेटी शगुन परिहार को ही यहाँ के विधायक बनाएंगे, वहीं युवाओं ने भी पूरी ताकत दिखा दी है। अगर किश्तवाड़ की अगली विधायक कोई होगी तो बहन शगुन परिहार होगी। एक ऐसा परिवार जिनकी गलती के कारण, जिनकी पार्टी और परिवार की गलती के कारण जम्मू कश्मीर के कितने परिवार उजड़ गए, हजारों सैनिकों की हत्याएं होगी, उनकी शहादत हो गई। वो कौन था? नेहरू गांधी परिवार, जिसने विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, साथ में अलगाववाद, आतंकवाद भी दिया, जिसने यहाँ पर बेरोजगारी और पिछड़ापन भी दिया, जिसने जम्मू कश्मीर को पिछड़ा कर दिया। अगर उस जम्मू कश्मीर को वापस आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहाँ पर आगे किया। और धारा 370 का जख्म जो कांग्रेस ने दिया था, उसकी पीड़ा आपने 70 वर्षों तक सही है। भाई और बहनों, धारा 370 को सदा सदा के लिए दफनाने का काम कर दिया, कभी वापस धारा 370 नहीं लगेगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इस वक्त जबरदस्त जोशो जुनून है। चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गुरुवार को प्रदेश में एक और जहां शिक्षक दिवस मनाया गया, तो वहीं इस अवसर पर जेडीयू कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने भारी बवाल काटा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में वित्त रहित शिक्षक जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपने हाथों में कटोरा लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया।
हजारों की संख्या में वित्तरहित शिक्षकों ने जेडीयू दफ्तर का घेराव कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी मांगों पर विचार करने के लिए आग्रह किया। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों से वित्तरहित शिक्षक पटना पहुंचे और सीएम नीतीश के सामने अपनी मांगों को रखा। नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं और डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है प्रदेश को। गृहमंत्री शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि नक्सलवाद को भी लेकर के हमारी सरकार बेहद सतर्क है, सजग है और हम मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा भी हो जाएगा। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद सिमटते जा रहा है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप मर्डर मामले में भारी विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता विधेयक पारित कर दिया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता दीदी में संवेदना नहीं है। वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई विभत्स घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लेकर के आई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस घटना के अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इस कानून के तहत संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी फांसी दी जाएगी? संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेशखाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। दीदी ने दबाव में और आरजी कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मामले को 1 महीना हो गया, लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा। आपको बता दें कि न्याय की आस में आज भी सैकड़ों जूनियर डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी अपील पर बुधवार आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी। राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया, सड़कों पर खामोशी नजर आई। बाद में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए, पीड़िता की याद में मौन रखा। इसी के साथ डॉक्टर बिटिया के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की? क्या ममता सरकार और ममता की पुलिस को ये सब करने में शर्म नहीं आई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
हमने ऐसे मामले खूब देखे हैं जिनमें ये सामने आया है कि पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस वाले रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई डॉक्टर की रेप हत्या मामले में पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के माता पिता ने जहां पुलिस पर घूस देने का आरोप लगाया है, वहीं पीड़िता की मौसी ने कोलकाता पुलिस की मानवता पर सवाल खड़े किए हैं। सामने आई वीडियो और खबरों के अनुसार पीड़िता की मौसी ने कहा कि जब घर में माता पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक 300-400 पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद वहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा? वे कैसे घर जाएंगे? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अंतिम संस्कार होने तक पुलिस सक्रिय थी और उसके बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए। क्या यही पुलिस की मानवता है? আর কেউ থাকে না, পরিবার বলতে আর কেউ নেই, পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে, চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ নেই, কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারোর কোনো দরকার পড়েনি, কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে, যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে? बता दें कि इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने भी कोलकाता पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, पुलिस एकदम शुरुआत से ही केस को निपटाने का प्रयास कर रही है, हमें बॉडी को देखने की इजाजत भी नहीं दी थी। हमें उस समय भी थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। बाद में जब शव मिला तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की बात कही, जो हमने फौरन नकार दी। हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई। हम चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन आज हमारे पास हमारी बेटी नहीं, हमारे पास सिर्फ सवाल है। हमें सुबह 11 बजे बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन बेटी की हालात ने बता दिया कि आत्महत्या नहीं है। हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने पोस्टमार्टम करने में भी देरी की, साथ ही FIR में भी देरी की गई। ऐसे न जाने कितने सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं और बेटी की आत्मा अपने साथ हुई बर्बरता के इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को किसने मजबूर किया कि इस मामले को पैसे देकर दबाया जाए? क्या इसमें भी ममता की साजिश थी? और यदि ममता की साजिश नहीं थी तो ममता ने पुलिस प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब हम बात करेंगे जनता की ताकत की, लोकतंत्र की शक्ति की, हिंदुत्व की, विचारधारा की जीत की और कांग्रेस को आई सद्बुद्धि की। सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर जिस प्रकार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिस तरीके से शिमला में मुस्लिमों के घुसपैठ कर खुलकर अपनी ही सरकार की पोल खोली, लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात की, अवैध मस्जिद के क्षेत्र में बढ़ती चोरियां और अपराध पर सरकार को घेरा, उसने कांग्रेस खेमे में होश उड़ा दिए। सदन के भीतर अनिरुद्ध सिंह बोल रहे थे और बीजेपी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। क्या शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को मिला हुआ है कांग्रेस का संरक्षण? क्या अवैध मस्जिद को बुलडोजर करने की हिम्मत दिखा पाएगी सुक्खू सरकार? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस शासित राज्य भी अब अपनी विधानसभा में अवैध मस्जिद निर्माण और रोहिंग्या घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों की चर्चा करने लगे हैं, जिसकी शुरुआत अब हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के ही मंत्रियों ने कर दी है, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए ये बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए अवैध मुस्लिम घुसपैठ कितना गंभीर मुद्दा है। कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं।
क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार को मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर। हिमाचल विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह द्वारा उठाए गए अवैध मस्जिद निर्माण और अवैध रोहिंग्या घुसपैठ के इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अब मिर्ची लग गई, जिसने अपने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट पर आगे लिखा कि भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ओवैसी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल में बेइंतहा मोहब्बत है और उनकी सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। किसी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वास्तव में शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर इन दिनों स्थानीय हिंदुओं का प्रदर्शन जोरों पर है। जहां कुछ बारी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हमले के बाद से इलाके में अवैध रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध मस्जिद के निर्माण का मुद्दा चरम पर है, जिस मस्जिद को हटाने की मांग विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है।